हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सीजी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक महत्वपूर्ण विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीजी टेट में बेनिफिट मिल सके। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। क्या याद रखना है आप लोगों को? लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है, इन्होंने जीन पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। क्या याद रखना है आप लोगों को? इन्होंने जीन पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के नैतिकता के सिद्धांत पर काम किया और उसमें संशोधन भी किया तथा यह समझाया कि बच्चों में नैतिक विकास किस प्रकार विकसित होता है। उनके कार्य ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में नैतिकता के विकास पर बहस छेड़ने के लिए आधार तैयार किया था। कोहलबर्ग ने बच्चों में नैतिक तर्क के विकास को समझाने के लिए पियाजे के काम को आगे बढ़ाया। कोहलबर्ग ने पियाजे की तरह ही नैतिक तर्क पर ध्यान केंद्रित किया और नैतिक विधाओं का उपयोग करके विभिन्न नैतिक विकास चरणों का वर्णन किया, जो कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। देखिए, पियाजे ने नैतिकता के विकास की 2 अवस्थाओं वाला सिद्धांत प्रस्तावित किया था, जबकि कोहलबर्ग ने उसका विस्तार किया और 3 स्तर के अंतर्गत 6 अवस्थाओं वाले सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसके बाद हम लोगों को याद रखना है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1958 में अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। आप लोगों को याद रखना है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1958 में अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को विकसित करने के लिए 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर शोध किया। आप लोगों को याद रखना है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को विकसित करने के लिए 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर शोध किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये नैतिक विकास क्या होता है। तो नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके तहत व्यक्ति सही और गलत या अच्छे और बुरे की अपनी समझ को विकसित करता है। आप लोगों को याद रखना है, नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके तहत व्यक्ति सही और गलत या अच्छे और बुरे की अपनी समझ को विकसित करता है। देखिए, नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी संस्कृति, सामाजिक संपर्क और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर सही और गलत के बीच अंतर करना सीखता है और नैतिक मूल्यों, विश्वासों तथा सिद्धांतों को विकसित करता है, जो उसके व्यवहार और निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं। यह केवल तथ्यों को जानना ही नहीं बल्कि उन निर्णयों के पीछे के तर्क को समझने में सहायता करता है। देखिए, नैतिक विकास में व्यक्ति की सही और गलत की अवधारणाओं को समझने की क्षमता विकसित होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ऐसे मूल्यों, विश्वासों और सिद्धांतों को अपनाता है जो उनके कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। नैतिक विकास के माध्यम से व्यक्ति जटिल परिस्थितियों में निर्णय लेने और दूसरों के साथ व्यवहार करने की अपनी क्षमता को विकसित करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या फिर अर्जित किया जाता है। आप लोगों को याद रखना है, नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है, बच्चे सर्वप्रथम नैतिक विकास अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस और स्कूल से सीखता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। बच्चे सर्वप्रथम नैतिक विकास अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस और स्कूल से सीखता है। देखिए, नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है बल्कि इसे परिवार, समाज, स्कूल और संस्कृति जैसे सामाजिक परिवेश से सीखा और अर्जित किया जाता है। मनुष्य में सहानुभूति जैसे नैतिक भावनाएं हो सकती है, लेकिन विशेष नैतिक मूल्यों और सही गलत के सिद्धांतों का ज्ञान विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के संपर्क में
आने से ही विकसित होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोहलबर्ग अपने प्रयोगों में लघु कथाओं के माध्यम से बच्चों में नैतिकता को परखते थे और उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, कोहलबर्ग अपने प्रयोगों में लघु कथाओं के माध्यम से बच्चों में नैतिकता को परखते थे और उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनके द्वारा बताए गए लघु कथाओं में से एक लघु कथा हेंज की द्विधा बहुत प्रसिद्ध है। तो आप लोग को याद रखना है, कोहलबर्ग ने जितनी भी लघु कथा बताई है उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध लघु कथा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हेंज की द्विधा। तो चलिए हम लोग हेंज की द्विधा लघु कथा के बारे में देखते हैं। तो यूरोप में एक महिला थी जो कि मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बचाई जा सकती है, और यह दवाई क्या था, तो यह एक प्रकार का रेडियम था। और इस दवाई का खोज किसने किया था, तो इस दवाई का खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने उस समय किया था। दवाई बनाने का खर्च बहुत ज़्यादा था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा अधिक पैसे मांग रहा था। उस महिला का उपचार करवाने के लिए उसका पति हिंज उन सब के पास गया जिसे वह जानता था, लेकिन उसे केवल कुछ ही पैसे उधार मिले जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। हिंज ने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वह उस दवाई को सस्ते मूल्य पर दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया और दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। हिंज ने विवश होकर उसकी दुकान तोड़कर वह दवाई अपने पत्नी के लिए चुरा लिया। हिंज की द्विधा कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया। पहला है नैतिक द्विधा, जिसको अंग्रेजी में मोरल डिलीमा बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि नैतिक द्विधा क्या होता है। तो नैतिक द्विधा एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक परस्पर विरोधी विकल्पों में से एक चुनना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, नैतिक द्विधा एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक परस्पर विरोधी विकल्पों में से एक चुनना पड़ता है और हर विकल्प में कोई ना कोई नैतिक मूल्य का उल्लंघन होता है या नकारात्मक परिणाम जुड़ा होता है, जिससे सही निर्णय लेना बेहद कठिन हो जाता है। देखिए, इसमें व्यक्ति परस्पर विरोधी नैतिक सिद्धांतों के बीच फंसा होता है, जहां किसी एक कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ता है और कोई भी चुनाव पूरी तरह से सही या स्वीकार्य नहीं होता है। नैतिक द्विधा एक ऐसी स्थिति होती है जहां सही काम करने के लिए गलत काम करना पड़ता है या 2 गलत कामों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। यह मूल्यों, कर्तव्यों और दायित्वों के बीच एक टकराव होता है। इसमें कोई स्पष्ट समाधान नहीं होता, बल्कि एक कठिन निर्णय लेना होता है जिसके महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। इसको हम लोग हिंज के उदाहरण से समझते हैं। जैसे यदि हिंज ने दवाई चोरी की तो उसे जेल जाना पड़ सकता है, और यदि उसने चोरी नहीं की तो उसकी पत्नी की जान जा सकती है। मतलब यहाँ हिंज कुछ भी विकल्प का चुनाव करे, एक नैतिक मूल्य का उल्लंघन होने ही वाला है। इसको हम लोग एक और उदाहरण से समझते हैं। 2 पक्के दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त दूसरे दोस्त से उसका होमवर्क कॉपी करने के लिए कहता है। अब वह दोस्त नैतिक द्विधा की स्थिति में आ गया है, क्या उसको शिक्षक से शिकायत करना चाहिए या दोस्त की मदद करनी चाहिए। यदि शिक्षक से शिकायत करेगा तो दोस्त खुद से होमवर्क करना सीखेगा, परंतु उसकी दोस्ती खतरे में पड़ सकती है। और दूसरा, यदि वो होमवर्क कर देगा तो उसका दोस्त खुद से होमवर्क करना नहीं सीखेगा। किसी भी स्थिति में एक नैतिक सिद्धांत का यहाँ पर उल्लंघन देखने को हम लोगों को मिल रहा है। इसके बाद जो दूसरा चीज़ है वो है नैतिक तर्कणा, जिसको अंग्रेजी में मोरल रीजनिंग कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि नैतिक तर्कणा क्या होता है। तो किसी भी कार्य के सही या गलत होने का निर्णय लेना ही क्या कहलाता है, नैतिक तर्कणा कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, किसी भी कार्य के सही या गलत होने का निर्णय लेना ही नैतिक तर्कणा कहलाता है। देखिए, नैतिक तर्कणा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति यह तय करता है कि कोई कार्य सही है
या गलत है और वह अपने निर्णयों और कार्यों को नैतिक नियमों और सिद्धांतों के आधार पर सही ठहराता है। इसमें मूल्यों, विश्वासों और भावनाओं पर विचार करके सही और गलत के बीच अंतर करने और नैतिक विधाओं को हल करने के लिए तार्किक रूप से सोचना शामिल होता है। देखिए, नैतिक तर्कणा का मुख्य उद्देश्य किसी स्थिति में क्या करना उचित है और क्या अनुचित है इसका पता लगाना है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हिंज नैतिक द्विधा की स्थिति में था और उसने नैतिक तर्कणा के आधार पर यह निश्चय किया कि उसे चोरी करके अपनी पत्नी की जान बचानी चाहिए, क्योंकि उसके पास जान बचाने के लिए और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उसने इस परिस्थिति में चोरी करना सही समझा। कोहलबर्ग ने इन्हीं कथाओं से प्राप्त अनुक्रियाओं का विश्लेषण करके बताया कि बच्चों में नैतिक विकास 3 स्तरों से होकर गुजरता है। तो कोहलबर्ग ने क्या बताया? बच्चों में नैतिक विकास 3 स्तरों से होकर गुजरता है और प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं होती है। इस प्रकार बच्चों में नैतिक विकास 6 निश्चित अवस्थाओं से होती है। इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित नहीं होता है। सभी बच्चों में ये अवस्थाएं एक ही उम्र में नहीं होती है और न ही व्यक्ति एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में जा सकता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें 3 चरण हैं और इस 3 चरण में जो पहला चरण है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसको अंग्रेजी में प्री कॉन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। तो यह अवस्था 4 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों में पाया जाता है। आप लोग को याद रखना है, 4 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों में प्राक रूढ़िगत स्तर पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस स्तर में बच्चों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। तो कौन से स्तर में नैतिकता का बच्चों में अभाव पाया जा रहा है? तो प्राक रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में बच्चों में नैतिकता का अभाव पाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस स्तर में बच्चों में नैतिक तर्कणा दूसरों के मानकों से निर्धारित होता है। प्राक रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में बच्चों में नैतिक तर्कणा दूसरों के मानकों से निर्धारित होता है। मतलब इस स्तर में बच्चे ऐसे नियमों का पालन करते हैं जिनका निर्माण अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस स्तर में बच्चों में नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण नहीं होता है। तो आप लोग को याद रखना है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में बच्चों में नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण नहीं होता है। मतलब बच्चे इस स्तर में कौन सा चीज़ सही है और कौन सा चीज़ गलत है इसको स्वयं से अपने अंदर समाहित नहीं कर पाते हैं। इस स्तर में नैतिकता बाहर से नियंत्रित होती है, अर्थात बड़े या अभिभावकों ने जिस चीज़ को सही बोला है वही सही रहेगा और जो गलत बोला है वो गलत रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस स्तर में बच्चे किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके परिणाम के अनुसार कहते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में बच्चे किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके परिणाम के अनुसार कहते हैं। बच्चे इनाम और दंड जैसे चीज़ों को देखते हैं और उसके अनुसार अपना व्यवहार सीखते हैं। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। अगर बच्चा खाने के समय बैठता है और शांति से खाता है तो उसे मिठाई मिल सकती है, तो यह उसके लिए एक अच्छा परिणाम होगा और वो हमेशा इसको अपने व्यवहार में लाएगा। और अगर वह खाना नहीं खाता है और खाना खाने के दौरान हंगामा करता है तो उसे मिठाई नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए यह एक बुरा परिणाम होगा। अब बच्चा खाने के समय नाटक नहीं करेगा और शांति से खाना खाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर है उसको 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें से पहला है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, जिसको अंग्रेजी में पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन बोला जाता है। तो जो पहला अवस्था है उसको क्या बोला जाता है? दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। और जो दूसरा अवस्था है उसको साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन बोला जाता है। तो हम लोग प्राक रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, जिसको अंग्रेजी में
पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चे दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं, अर्थात अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चे दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं, अर्थात अच्छा कार्य करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार परिणामों से निर्धारित होता है। इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार परिणामों से निर्धारित होता है। देखिए, इस अवस्था में बच्चे सही और गलत को सीधे दंड के परिणामों के रूप में देखता है। नियमों के पीछे के कारणों पर विचार किए बिना दंड के डर से वो आज्ञा को मानता है। इस अवस्था में बच्चे माता पिता के प्रति सम्मान दिखाते हैं ताकि वो दंड से बच सके। देखिए, इस अवस्था में बालक सही अथवा गलत व्यवहार में भेद बड़ों की स्वीकृति एवं अस्वीकृति के आधार पर करता है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक बच्चा है जिसको चॉकलेट और आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, पर उसके माता पिता ने उसको चॉकलेट और आइसक्रीम को खाने से मना किया है और उसने घर के फ्रिज में चॉकलेट और आइसक्रीम देख लिया, पर वह उसे नहीं खाएगा, क्योंकि यदि उसने अपने माता पिता से बिना पूछे इस चॉकलेट और आइसक्रीम को खाया तो उसे डांट पड़ सकती है। तो डांट रूपी दंड से बचने के लिए बच्चा यहाँ आज्ञा का पालन कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता समझ में आ गया होगा, जहां पर बच्चे दंड से बचने के लिए बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं। इसके बाद जो दूसरी अवस्था है वो है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। तो आप लोग को याद रखना है, जो दूसरी अवस्था है उसका क्या नाम है, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति अपनी इच्छाओं और दूसरों की आवश्यकताओं के अनुसार सही गलत का निर्धारण करता है। आप लोग को याद रखना है, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता के अंतर्गत व्यक्ति अपनी इच्छाओं और दूसरों की आवश्यकताओं के अनुसार सही गलत का निर्णय करता है, जो आमतौर पर किसी व्यक्तिगत लाभ या पुरस्कार से प्रेरित होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में विनिमय या अदला बदली का भाव पाया जाता है। तो कौन सा अवस्था में अदला बदली या फिर विनिमय का भाव पाया जाता है, तो साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता अवस्था में यह भाव पाया जाता है। देखिए, इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो अपना टिफिन अपने दोस्त को शेयर करता है ताकि उसे भी अपने दोस्त का टिफिन मिल सके। यदि बच्चे ने अपना टिफिन शेयर किया और उसके दोस्त ने नहीं किया तो बच्चा भी अगले दिन से टिफिन शेयर नहीं करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था को जैसे का तैसा अवस्था भी कहा जाता है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक बच्चा है, यदि कोई दूसरे बच्चे ने उसका टिफिन खा लिया तो वो बच्चा भी बदला लेने के लिए चुपके से उसका टिफिन खा लेगा। मतलब इस अवस्था में जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला स्तर है वो है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसको अंग्रेजी में कन्वेंशनल लेवल भी कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है यह बच्चों में 10 से 13 वर्ष की आयु में पाया जाता है। आप लोग को याद रखना है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर बच्चों में 10 से 13 वर्ष की आयु में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस स्तर में व्यक्ति समाज के मानदंडों और अपेक्षाओं को समझने और उनका पालन करने लगता है और उसी मानदंड और अपेक्षाओं के माध्यम से सही और गलत का निर्णय लेता है ताकि समाज में उसे स्वीकृति मिल सके। देखिए, इस स्तर में बच्चे नैतिक निर्णय लेते समय सामाजिक मानदंडों और नियमों पर विचार करना शुरू कर देते हैं। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और अनुमोदन प्राप्त करना महत्वपूर्ण प्रभाव बन जाते हैं। इस अवस्था में नैतिक निर्णय मुख्य रूप से माता पिता, शिक्षकों और समाज के अन्य महत्वपूर्ण लोगों की अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। बच्चा समाज द्वारा निर्धारित सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को आंतरिक रूप से अपनाता है। उन्हें लगता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। बच्चे समाज से नकारात्मक प्रतिक्रिया या दंड से बचने के लिए इन नियमों का पालन करता है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस स्तर पर भी व्यक्ति के आचरण पर बाहरी नियंत्रण रहता है। यहाँ भी दूसरे के नियमों का पालन किया जाता है, अर्थात बच्चे दूसरे के नैतिकता को अपने अंदर समाहित करते हैं और उन्हीं मानकों के आधार पर सही और गलत के मध्य निर्णय ले पाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस स्तर को दो अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें से पहला है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने का उन्मुखीकरण, जिसको अंग्रेजी में गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन कहा जाता है। इसके बाद जो अगला है वो क्या है, तो कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इसके बाद जो अगली अवस्था है वो है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने का उन्मुखीकरण। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चों में अच्छा बनने की होड़ होती है, अर्थात इस अवस्था में दूसरों से उन्हें सम्मान की आशा होती है, जिस कारण वह सदैव अच्छा लड़का या लड़की बनने के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चे दूसरों को खुश करने और अच्छा इंसान कहलाने के लिए नियमों का पालन करते हैं। देखिए, इस चरण में बच्चे अपनी पहचान बनाने और दूसरों के बीच अपनी एक अलग छवि बनाने का प्रयास करते हैं। वे यह महसूस करते हैं कि अच्छा आचरण करने से उन्हें समाज में स्वीकृति और सम्मान मिलेगा। बच्चे दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं। वे यह चाहते हैं कि उनके कार्यों को सकारात्मक रूप से देखा जाए और उन्हें एक आदर्श व्यक्ति के रूप में सराहा जाए। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक बालक या बालिका स्कूल में सबसे अच्छा या अच्छी बनने के लिए शिक्षकों के सभी बातों को शालीनता से मानते हैं और अच्छे से पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं और स्कूल की सभी गतिविधियों में वे भाग लेते हैं और इसके साथ ही वे अच्छे से सभी से बात करते हैं ताकि सभी की नज़रों में वो अच्छा बने रहे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चों में गोल्डन रूल का विचार आता है। आप लोग को याद रखना है, इस अवस्था में बच्चों में गोल्डन रूल का विचार आता है। इसके बाद जो हमारा अगला अवस्था है वो है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, जिसको अंग्रेजी में लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन बोला जाता है। तो इस अवस्था में व्यक्ति समाज के बनाए गए कानूनों और स्थापित व्यवस्था का पालन करना महत्वपूर्ण मानता है। तो आप लोग को याद रखना है, इस अवस्था में व्यक्ति समाज के बनाए गए कानूनों और स्थापित व्यवस्था का पालन करना महत्वपूर्ण मानता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नैतिक निर्णय समाज के नियमों और कानूनों के अनुसार लिए जाते हैं, क्योंकि यह समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। तो आप लोग को याद रखना है, नैतिक निर्णय समाज के नियमों और कानूनों के अनुसार लिए जाते हैं, क्योंकि यह समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। देखिए, इसमें सामाजिक नियमों से आगे बढ़कर कानूनी नियम भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब यह उम्मीद की जाती है कि सामाजिक तथा कानूनी नियम के अनुरूप नैतिकता होनी चाहिए। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक बच्चा है जो पार्क में घूमने जाता है और जाते समय उसका ध्यान एक साइन बोर्ड में पड़ता है, जो कि आप लोगों को चित्र में दिख रहा है, जिसमें लिखा है कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, अन्यथा आप पर 500 रुपया जुर्माना लग सकता है। और इस पार्क में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। अब बच्चा वहां पर लेस और कुरकुरे खरीद कर खाता है और उसका जो पॉलीथीन वाला उसका पैकेट है उसे प्रॉपर तरीके से कूड़ेदान में डालता है। बच्चा ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है वो यदि पार्क के नियम को नहीं मानेगा तो उस पर जुर्माना लग सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला स्तर है उसका नाम है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसको अंग्रेजी में पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि यह स्तर बच्चों में 13 वर्ष से अधिक की आयु में पाया जाता है। आप लोग को क्या याद रखना है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर बच्चों में 13 वर्ष से अधिक की आयु में पाया जाता है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है, यह नैतिक तर्क के तीसरे और उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। आप लोग को क्या याद रखना है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर नैतिक तर्क के तीसरे और उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे
कि इस स्तर में व्यक्ति सामाजिक नियमों और कानूनों से परे जाकर व्यक्तिगत और अमूर्त सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेते हैं। आप लोग को क्या याद रखना है, इस स्तर में व्यक्ति सामाजिक नियमों और कानूनों से परे जाकर व्यक्तिगत और अमूर्त सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेते हैं। मतलब अब बच्चे सभी के लिए लागू होने वाले अमूर्त सिद्धांतों जैसे न्याय और समानता के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसके साथ ही अब वे यह समझ पाते हैं कि कुछ कानून अन्यायपूर्ण हो सकते हैं और इन्हें समय के अनुसार बदलना चाहिए। देखिए, यह स्तर व्यक्ति को न्याय, मानवाधिकार और समानता जैसे सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, भले ही यह सामाजिक या कानूनी अपेक्षाओं के विरुद्ध हो, और इस स्तर पर पहुंचने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस स्तर में बच्चों में नैतिक व्यवहार पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होते हैं। आप लोग को याद रखना है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर में बच्चों में नैतिक व्यवहार पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होते हैं, अर्थात इस अवस्था में बच्चे सामाजिक मानदंडों से परे अपने अंदर नैतिक सिद्धांतों का विकास करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस स्तर को दो अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें से पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसको अंग्रेजी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बोला जाता है, और अगला जो है वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, जिसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन बोला जाता है। तो हम लोग जो अगली अवस्था देखेंगे उसका क्या नाम है, उसका नाम है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसको अंग्रेजी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति यह स्वीकार करते हैं कि कानून सामाजिक अनुबंध के रूप में बनाए गए हैं जो सभी के लिए लाभ के लिए कार्य करते हैं। वे समझते हैं कि कुछ व्यक्तिगत अधिकार जैसे स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, और यदि कोई कानून इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे बदलना भी संभव है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, इस अवस्था में बच्चे यह समझ जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है, और इसे बदल क्यों रहे हैं, क्योंकि यह व्यक्तिगत अधिकार जैसे स्वतंत्रता और जीवन का जो अधिकार है इसका उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए इसको बदलने की ज़रूरत है। तो इस सब का समझ बच्चों में विकसित हो जाता है। इसके बाद आप लोग को याद रखना है, इस अवस्था में बच्चे निर्णय लेते समय व्यक्ति सामाजिक लाभ, निष्पक्षता और व्यक्तिगत अधिकारों पर विचार करता है, न कि केवल नियमों के पालन पर। तो आप लोग को याद रखना है, इस अवस्था में बच्चे निर्णय लेते समय व्यक्ति सामाजिक लाभ, निष्पक्षता और व्यक्तिगत अधिकारों पर विचार करता है, न कि केवल नियमों के पालन पर। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है, अब उसे इलाज की ज़रूरत है, तब वहाँ उसको ले जाने वालों से कहा जाता है कि पहले आप सारी फॉर्मेलिटी जैसे फॉर्म आदि को भरें, फिर इलाज प्रारंभ होगा। अब इस स्थिति में पहले फॉर्मेलिटी पूरा करना जरूरी है या इलाज शुरू करना? तो समय की मांग है कि कानून को शिथिल करते हुए पहले इलाज करना जरूरी है, बाद में सभी नियमों को फॉलो करने की आवश्यकता है। यही सामाजिक अनुबंध है, जहां नियम कानून में आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जा रहा है ताकि किसी व्यक्ति की जान को बचाया जा सके। इसके बाद जो हमारा अगला अवस्था है वो कौन सा है, तो वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, जिसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति अपने स्वयं के विकसित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं जो किसी भी कानून या सामाजिक व्यवस्था से ऊपर होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, इस अवस्था में व्यक्ति अपने स्वयं के विकसित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं जो किसी भी कानून या सामाजिक व्यवस्था से ऊपर होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन सिद्धांतों में न्याय, समानता और गरिमा जैसे सार्वभौमिक सिद्धांत शामिल होते हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति और समाज का सबसे अच्छा भला होता है। तो आप लोग को याद रखना है, इन सिद्धांतों में न्याय, समानता और गरिमा जैसे सार्वभौमिक सिद्धांत शामिल होते हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति और समाज का सबसे अच्छा भला होता है।
देखिए, इस अवस्था तक आते आते बच्चों में स्वयं के नैतिक सिद्धांत विकसित हो जाते हैं जो कानून से ऊपर होते हैं, और इस नैतिक सिद्धांत में न्याय, समानता, गरिमा जैसे सार्वभौमिक सिद्धांत शामिल होते हैं। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है जो स्वयं के विकसित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर समाज में भ्रष्टाचार या भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता है। भले ही उसे गिरफ्तार क्यों ना होना पड़े, उसकी जान को जोखिम क्यों ना हो, परंतु यदि वह अपने इन सिद्धांतों में सफल रहेगा तो यह समाज के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके बाद हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना के बारे में देखेंगे। तो यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना किसने की है और किस प्रकार से की है। तो हम लोग देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना करने वाले कौन थे। तो उनका नाम था कैरोल गिलिगन। कौन थे वो? कैरोल गिलिगन। और हम लोग देखते हैं कि कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या है? न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। अर्थात कोहलबर्ग ने बताया कि पुरुष न्याय के आधार पर नैतिकता का निर्धारण करते हैं, जबकि स्त्रियां देखभाल के आधार पर नैतिकता का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में लिंग भेद हम लोगों को नजर आता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।